हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कनिका। वेलकम बैक टू स्पेड एजुकेशन। और आज हम एक क्विक रिवीजन करेंगे हिंदी पेडागोजी की। एज़ ऑलवेज़ इस वीडियो की भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और आप और भी जगह हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कंप्लीट हिंदी पेडागोजी की रिवीजन करेंगे, एक क्विक रिवीजन टाइप सेशन होगा ये। एंड ये सारे ही आपके ट्रेनीज़ के लिए, चाहे वो जनरल एजुकेटर्स हो, चाहे वो स्पेशल एजुकेशन फील्ड में हो, और जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी और हेल्पफुल होगी। सो चलिए बढ़ते हैं। आज हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो हैं ये: भाषा अर्जन एवं अधिगम, मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग, भाषा के विविध रूप, जीन पियाजे के बारे में, वाइगॉस्की के बारे में, नोम चॉम्स्की के बारे में, एजुकेशन एज बाइपोलर एंड ट्राइपोलर, शिक्षण सूत्र, शिक्षण सहायक सामग्री मतलब हमारे TLMs, मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण मतलब हमारा इवैल्यूएशन एंड रेमेडियल टीचिंग, इसके बारे में पढ़ेंगे। भाषा कौशल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। भाषा कौशल में हमारी लैंग्वेज स्किल्स जो होती हैं 4, उनके बारे में पढ़ेंगे। लेखन के प्रकार और भाषाई विकार। एंड ये रिवीजन का सेशन मैं इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आई एम होपिंग कि क्योंकि आप लोग सीटेट की, टेट की टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो आप ऑलरेडी इन चीज़ों के बारे में पढ़ चुके होंगे, राइट। एंड इतने सारे अच्छे अच्छे चैनल्स अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। सो ये क्विक रिविजन के लिए रहेगी वीडियो, एंड उसके बाद we will focus on some topics of special education in the next coming videos. Okay, so चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है भाषा अर्जन एवं अधिगम, मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग। सो पहले हम पढ़ेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में, अर्जन के बारे में। सो जैसा आपको पता ही होगा, भाषा अर्जन जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। अर्जन क्या होता है? जब बच्चा अपनी भाषा जो है, लैंग्वेज जो है, वो नेचुरली एक्वायर करता है, ठीक है, नेचुरली अर्जित करता है। बैठ के उसको सीखता नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करता अपने घर में पेरेंट्स से या बाकी फैमिली मेम्बर्स से, अपने एनवायरनमेंट, अपने सराउंडिंग्स से अपनी भाषा को सीखता है नेचुरली, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि अर्जन जो है वो आपका प्राकृतिक होता है, नेचुरल होता है। ये एक अचेतन प्रक्रिया है। अचेतन का मतलब है अनकॉन्शियस, मतलब यहाँ पे बच्चा कॉन्शियसली सीखने के लिए नहीं बैठा। वो खेलते कूदते, उठते बैठते, सोते जागते जो लैंग्वेज सुनता है अपने आसपास से, वो उसको एक्वायर कर लेता है, सीख लेता है। इससे हेरिडिटी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मतलब शायद कुछ लोगों को डाउट होता है इस चीज़ में, एक्विजिशन क्या हायरार्किकल होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। फिर पर्यावरण जो है, एनवायरनमेंट जो है आपका, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका एक्विजिशन में, ठीक है। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है जिस पे क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है। भाषा अर्जन और अधिगम में एक मेन जो है डिफरेंस का पॉइंट क्या है? सो वो है आपका एनवायरनमेंट, ओके। फिर भाषा अर्जन जो है वो एफर्टलेस होता है, ठीक है। इसमें आपको कोई एफर्ट्स नहीं लगते, मतलब एफर्ट्स है यहाँ पर एक्स्ट्रा, आप मेहनत कर रहे हो या स्पेशली आप बैठ रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, रिविजन कर रहे हो, रिपीटेशन कर रहे हो, ये सब चीज़ें यहाँ पर नहीं होती। नेचुरली सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली चलती रहती हैं खुद ब खुद। 2 से 6 साल की उम्र में बच्चा जो है सबसे ज़्यादा बेहतर अर्जन कर पाता है अपनी भाषा का, ठीक है। मतलब 2 to 6 ईयर्स एक ऐसी एज है जहाँ पे लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो बहुत अच्छे से होती है बच्चे में। बहुत ही अच्छी तरह लैंग्वेज भी बच्चा एक्वायर कर लेता है अपने सराउंडिंग से, ठीक है। एक्विजिशन जो है मोस्टली आपका नेटिव लैंग्वेज, जो आपकी मातृभाषा है या जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है, जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है, जिस भाषा में आपके अराउंड, आपकी सराउंडिंग्स में बातचीत होती है, जो भाषा आपकी फैमिली में यूज़ की जाती है, उस लैंग्वेज के लिए भाषा अर्जन जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। वही चीज़ है जो आपकी बोली जा रही है, बिकॉज सेकेंड लैंग्वेज जो है वो आपकी, वहाँ पे आपकी एक्विजिशन उतनी अच्छी नहीं होगी जो आपके फर्स्ट केस में होगी। और एक ये किस वजह से होती है? वो होती है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसके बारे में बात करी थी नोम चॉम्स्की ने, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं भाषा अधिगम, मतलब लैंग्वेज लर्निंग। तो यहाँ पे हम लैंग्वेज को सीख रहे हैं, ठीक है। ये मोस्टली सेकेंड लैंग्वेज के केस में होता है, या टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज मतलब हमारी लक्षित भाषा जो हम सीखना चाहते हैं, जो हमारा टारगेट है, ठीक है। सो लर्निंग जो है वो ऑब्वियसली एक नेचुरल प्रोसेस, उतना नेचुरल नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्शियसली बच्चा बैठता है, सीखता है, प्रैक्टिस करता है। यहाँ पे एफर्ट्स लगते हैं, बुक्स, रिपीटिशन, रिविजन, मतलब वो बैठा है इस मूड से कि वो चीज़ों को सीखेगा। यहाँ पे वो एफर्ट्स अपनी तरफ से कोशिश करेगा, ठीक है। सो ये कॉन्शियस रह के होती है ये प्रक्रिया। बच्चा जो है पूरे होश में बैठता है, ऐसा नहीं है कि वो बैठा हुआ है ऐसे ही बस ध्यान नहीं दे रहा, कोई कोशिश नहीं कर रहा, कोई मेहनत नहीं कर रहा और वो सीख जाएगा, ठीक है। लर्निंग ऐसे नहीं होती, एक्विजिशन ऐसे हो सकती है कि अगर आपकी
जो फर्स्ट लैंग्वेज है या आपके घर में जो भाषा बोली जाती है वो हिंदी है, तो वो तो आप इजीली एक्वायर कर लोगे। पर अगर जो आपकी सेकंड लैंग्वेज, जो हम इंग्लिश मान लेते हैं यहाँ पे टारगेट लैंग्वेज, अगर आपको वो सीखनी है तो उसके लिए लर्निंग करेगा बच्चा। एक्वायर भी कर सकता है थोड़ी बहुत, जो प्रॉपर लैंग्वेज उसको सीखनी है वो लर्निंग के केस में ही होगी। फर्स्ट लैंग्वेज या सेकेंड लैंग्वेज, इनकी ग्रामर जो है वो दोनों केसेस में लर्निंग से ही सीखी जाएगी। ठीक है, सो लर्निंग है हमारा अधिगम, जिसके लिए हमें एक सूटेबल, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहिए। ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन कम हो और जो एनवायरनमेंट स्पेशली लर्निंग के पर्पज़ से ही क्रिएट किया गया हो। ओके, सो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है भाषा के विविध रूप। भाषा के अलग अलग रूप हैं, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। पहला है मातृभाषा, फिर है राजभाषा और फिर है आपकी राष्ट्रभाषा। ओके, तो मातृभाषा आप सबको पता होगा, मदर टंग, जो हम यूजुअली जो हमारे घर में हमारे परिवार में बोली जाती है। राजभाषा जो है वो है हमारे देश की जो राजभाषा है वो है हिंदी, और राष्ट्रभाषा फ़िलहाल कोई नहीं है। ओके, लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी को हम नेशनल लैंग्वेज बोलते हैं, पर हिंदी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी जो है वो हमारी राजभाषा है। ओके, मातृभाषा आपकी मदर टंग जो हिंदी हो सकती है, या और कोई भी आपकी लैंग्वेज जो आप यूज़ करते हैं, जो कि मोस्टली यूज़ होती है प्राइमरी लेवल पर, क्योंकि प्राइमरी लेवल पे बच्चे जो हैं वो किसी और भाषा से ज़्यादा अपनी मातृभाषा को बेहतर समझ पाते हैं। जैसा कि हमारी NEP 2020 के अकॉर्डिंग ये एक बहुत ही सुपर्ब चेंज किया गया कि आप 5th क्लास तक बच्चे को रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, कोई और लैंग्वेज आप उस पर फोर्स नहीं कर सकते, जिससे कि अब बच्चे की लर्निंग जो है वो और बहुत ज़्यादा बेहतर बनेगी। बच्चे इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं, इन्वॉल्व हो पाते हैं क्लास में, अपने आप को अलग नहीं समझते। ठीक है, तो इसके लिए हमारी मातृभाषा का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रीजनल लैंग्वेज का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जीन पियाजे। आप सबने इनके बारे में पढ़ा होगा। सो अगर हम इनके केस में लैंग्वेज की बात करें तो इनके अकॉर्डिंग लैंग्वेज जो है, भाषा जो है, वो विचार के बाद आती है। ठीक है, मतलब पहले थॉट आता है, विचार आता है, और उसके बाद लैंग्वेज आती है। लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा एम्फोसिस नहीं किया है जीन पियाजे ने। उन्होंने जो मेन इंपॉर्टेंस दी है वो कॉग्निशन को दी है, मतलब संज्ञान को दी है। ठीक है, उनकी थ्योरी भी है, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आप सबने पढ़ी होगी। सो उनका जो मेजर फोकस है ये, पर इस केस में जो ध्यान रखने वाली बात है वो है ये कि उन्होंने कहा है विचार पहले आता है और भाषा बाद में आती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर इन्होंने बात करी है ईगो सेंट्रिक स्पीच के बारे में। ईगो सेंट्रिक स्पीच है आपकी अहम केंद्रित वाक, जो कि 2 से 6 साल के बीच बच्चा बोलता है, जो सेल्फ सेंटर्ड है, ईगो सेंट्रिक है, जिसमें बच्चा अपने आप से ही बात करता है, या बच्चा अपने आप को ही सेंटर में देखता है, सब मेरी तरफ ही फोकस्ड हैं या फिर मेरी तरफ ही फोकस्ड रहें, और उसकी जो सारी बातें हैं उसको ऐसा लगेगा उसकी दुनिया सिर्फ उसके अपने आसपास ही होती है। तो बच्चा जो है सेल्फ सेंटर्ड है, अपने आप को बीच में रखता है और वो सोचता है उसकी दुनिया सब जो है वो उसी के आसपास है। ठीक है, तो यहाँ पे ईगो सेंट्रिक स्पीच कहा है पियाजे ने इस अहम केंद्रित वाक को, और उन्होंने इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी है। और आगे हम देखेंगे वाइगॉस्की के बारे में, जिन्होंने इसी ईगो सेंट्रिक स्पीच को प्राइवेट स्पीच कहा है और इसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। सो यहाँ पे वाइगॉस्की ने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है लैंग्वेज को, और पियाजे ने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है कॉग्निशन को, संज्ञान को। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी भी है। फिर ये हैं आपकी 3 स्पीच, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच एंड साइलेंट इनर स्पीच। सोशल स्पीच है जब बच्चा अपने आसपास, अपनी सोसाइटी से, अपने समाज में बोलना शुरू कर देता है, सामाजिक वाक, जो कि 2 साल तक हो जाता है शुरू बच्चे में। फिर है प्राइवेट स्पीच, जिसे निजी वाक कहा गया है, और जो 3 साल तक बच्चे में होता है, जिसमें बच्चा ज़ोर ज़ोर से बोल के अपने आप से बात करता है, और जिसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना है वाइगॉस्की ने। और इसी स्पीच को पियाजे ने जो है ईगो सेंट्रिक स्पीच माना है और उसको इम्पॉर्टेंट नहीं माना। पर वाइगॉस्की ने प्राइवेट स्पीच बोल के निजी वाक को बहुत इंपॉर्टेंट माना है, क्योंकि बच्चा इससे अपने आप को गाइड कर पाता है। अगर वो किसी प्रॉब्लम में है या कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे वो उसे कन्फ्यूजन है किसी चीज़ में, तो वो अपने आप से बात करके खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है। तो इस वजह से वाइगॉस्की ने इस प्राइवेट स्पीच को बहुत ज़्यादा यूज़फुल माना है, काम का माना है और ज़रूरी माना है। फिर है आपकी साइलेंट इनर स्पीच। जब बच्चा 6 साल तक का हो जाता है तो बच्चे को प्राइवेट स्पीच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब ज़ोर से बोल बोल के अपने आप से बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बच्चा अपने मन में ही अपने आप से बात कर लेता है, बिना ज़ोर से बोले या बिना वोकल हुए। ठीक है, वो ज़ोर से नहीं बोलेगा, आपको सुनाई नहीं देगा, उसको भी कुछ सुनाई नहीं देगा, पर वो अपने मन में बात करेगा, जैसे हम लोग बहुत जो है कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आप सामने सामने हाँ जी स्माइल कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, और अंदर अंदर ही वाला एक यार कहाँ फंस गया है ना। सो ये है आपकी 3 तरह की स्पीच, और ये है वाइगॉस्की के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको
याद रखने हैं और जिसके बेसिस पे आपके क्वेश्चंस आएंगे। फिर अगर हम देखें, नेक्स्ट है नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की ने लैड के बारे में बात करी है, जैसा भी हमने पीछे पढ़ा था। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है ये, भाषा अर्जन यंत्र, जिससे ये डिवाइस होता है आपके ब्रेन में, ठीक है। इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है कि हम दिमाग खोल के देखें और ये हमें दिख जाएगा, ठीक है। बट ये एक मतलब एक ऐसा आप फंक्शन कह लो अपने ब्रेन का, जो एक डिवाइस के एक यंत्र की तरह काम करता है, जिस यंत्र की मदद से भाषा को अर्जित करता है बच्चा, ठीक है। तो इस डिवाइस के बारे में नोम चॉम्स्की ने बात की है। सो कहीं भी आपको लैड दिखेगा, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, फुल फॉर्म है इसकी भाषा अर्जन यंत्र। तो ये किससे जुड़ा है? आपके नोम चॉम्स्की से, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि सभी भाषाएं जो हैं वो एक मूल व्याकरण से संबंधित हैं। सो यूनिवर्सल ग्रामर की बात किसने करी है? नोम चॉम्स्की ने, जिसमें इस यूनिवर्सल ग्रामर को एक्वायर करने में अलग अलग भाषाएं जो हम सीखते हैं, हम ऑब्वियसली एक से ज़्यादा लैंग्वेज सीख सकते हैं, ठीक है, और वो हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए भी हेल्पफुल है। और इसमें हमारी हेल्प कौन करता है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है वो इस किसी भी लैंग्वेज को या उसकी ग्रामर को समझने में हेल्प करता है, ठीक है। इस डिवाइस के बारे में किसने बात करी है? नोम चॉम्स्की ने। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है। अब बात करते हैं एजुकेशन एज बाइपोलर एंड ट्राइपोलर, मतलब जो हमारी जो शिक्षा है वो द्विआगामी और त्रिआगामी है। कैसे है? एजुकेशन को अगर हम बाइपोलर बोलते हैं तो इसका मतलब इसके दो एंड्स हैं। एक एंड पे बहुत कॉमन सी चीज़ है, एक एंड पे होगी आपकी टीचर मतलब एजुकेटर, और दूसरे एंड पे होगा आपका स्टूडेंट या फिर जिसे हम एडुकेंट भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये है हमारा एजुकेशन एज बाइपोलर। फिर अगर हम बात करें एजुकेशन एज ट्राइपोलर, तो ट्राई का मतलब है तीन, मतलब यहाँ पे तीन किनारे हैं। एक जो प्लेस है वो है अध्यापक की, मतलब आपके टीचर की। एक प्लेस है आपके छात्र की, आपके स्टूडेंट की, आपके एडुकेंट की। और जो थर्ड प्लेस है वो है आपके पर्यावरण की, मतलब आपके एनवायरनमेंट की, ठीक है। तो जब हम एजुकेशन को एज ट्राइपोलर बोलते हैं, ट्राई मतलब होता है तीन, सो यहाँ पे तीन पोल्स हैं जिसमें टीचर और स्टूडेंट तो हैं ही इन्वॉल्व, टीचर और स्टूडेंट से तो प्रोसेस चल ही रहा है, पर जो आपका एनवायरनमेंट है, जो आपका पर्यावरण है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एजुकेशन में। अगर आपका एनवायरनमेंट कंड्यूसिव है, सूटेबल है लर्निंग के लिए, तो बच्चे की लर्निंग बहुत ही अच्छी होगी। अगर आप बच्चे को टॉपिक्स से रिलेटेड एनवायरनमेंट में पढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे हम कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम बच्चे को फील्ड स्टडी की मदद से पढ़ाते हैं, ठीक है। अगर हमें किसी बच्चे को, जैसे मान लीजिए साइंस के कोई टॉपिक्स हैं जिसमें हम सोचते हैं कि हम बच्चे को अगर म्यूज़ियम ले जाएंगे तो बच्चा बेटर सीखेगा, तो आपने टॉपिक के अकॉर्डिंग जो चीज़ आप सिखाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आपने अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया, बच्चे को म्यूज़ियम ले गए, तो बच्चे के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ, ठीक है, और बच्चे को एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिला जिसमें बच्चा ईजिली समझ पाया उस बात को, और अच्छे से समझ पाया, जितना अच्छा शायद वो क्लास में बैठ के बुक से पढ़ के ना समझ पाता। सो एनवायरनमेंट का जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये चीज़ें आई नो आपको पता होंगी, बस एक क्विक रिवीजन की तरह कर रहे हैं। फिर है शिक्षण सूत्र, मतलब आपके मैगजिम्स। तो अगर हम देखें जिस तरह आपका लर्निंग प्रोसेस चलता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है, आप सबको पता है जो लर्निंग है आपकी नोन टू अननोन होती है, मतलब पहले टीचर बच्चे को उस चीज़ के बारे में बताती है जिस चीज़ के बारे में बच्चे को पता है, ज्ञात है, ठीक है, जिस चीज़ के बारे में बच्चा जानता है, और फिर कहाँ लेके जाती है? अननोन टॉपिक की तरफ जिसके बारे में बच्चे को अब तक नहीं पता था। अज्ञात, जो चीज़ अब तक अज्ञात थी, जो बात अब तक अज्ञात थी बच्चे के लिए, अननोन थी बच्चे के लिए, अब टीचर ने उसको लिंक करा उसकी प्रायर नॉलेज से और उसे समझा दी। सो जो हमारी लर्निंग है वो नोन टू अननोन मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर जाती है। दूसरा मूर्त से अमूर्त की ओर जाती है, ठीक है। मूर्त है आपके कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स या मटेरियल, और अमूर्त है आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आप बोल सकते हैं, मतलब आप कॉन्क्रीट मटेरियल का यूज़ करके, कॉन्क्रीट मटेरियल या मूर्त वस्तु जो है वो होती है जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। सो टीचर जो है आपको बच्चे को मूर्त चीज़ों का यूज़ करके अमूर्त के बारे में पढ़ाएगी। पहले बच्चा मूर्त चीज़ों के बारे में पढ़ेगा या कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेगा, और उसके बाद जैसे जैसे उसका कॉग्निटिव लेवल बढ़ेगा, जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती हैं, बच्चे की स्टैंडर्ड बढ़ते हैं, वैसे वैसे उस हिसाब से उनका जो है स्टडी मटेरियल चेंज होता है, और उसके बाद बच्चा कॉन्क्रीट के बाद अब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में पढ़ता है। देन नेक्स्ट इज सरल से जटिल की ओर, मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले बच्चा सिंपल चीज़ों के बारे में सीखता है और उसके बाद कॉम्प्लेक्स चीज़ों के बारे में, आपको पता ही होगा एकदम जो छोटा बच्चा है वो लाइन बनाने से शुरू करता है, स्लैंट लाइन, हाइफन्स, और उसके बाद वो अपने लेटर लिखने शुरू करता है। तो ये है उसके लिए सिंपल, ये है कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद फिर वो अपना
पूरा लेटर लिखेगा, लेटर से फिर वो वर्ड बनाएगा। सो ये है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। तो जो चीज़ है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाती रहती है आपकी लर्निंग। ठीक है, ये है आपके शिक्षण सूत्र। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। आपकी लर्निंग कैसे होती है? ज्ञात से अज्ञात की ओर मतलब नोन टू अननोन, मूर्त से अमूर्त की ओर मतलब कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, और सरल से जटिल की ओर मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। वेरी गुड। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा TLMs, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। दृश्य होते हैं विजुअल, मतलब बच्चा जिन्हें देख के सीखता है। ठीक है, जैसे आप चित्र यूज़ करते हैं, अलग अलग पिक्चर्स, चार्ट पेपर्स यूज़ करते हैं। श्रव्य होता है ऐसे TLMs जिनको बच्चा सुनता है। ठीक है, आपने कोई वॉइस रिकॉर्डिंग करी हुई है, आपने कोई उनको रिकॉर्डिंग सुनाई, सो वो हैं श्रव्य सामग्री। फिर होती है दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य मतलब देख भी रहा है और श्रव्य मतलब सुन भी रहा है। सो ये हो गए आपके ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है, जिसमें बच्चा देखता भी और सुनता भी है, जैसे आपका टेलीविज़न हो गया। ठीक है, या फिर आपकी कंप्यूटर हो गया जो हम स्कूल में यूज़ करते हैं। और फिर आपकी क्रिया सहायक हैं आपके, जैसे प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस जो हम बच्चे को प्रोवाइड करते हैं। कोई प्रोजेक्ट दिया आपने करने के लिए जिसमें बच्चा खुद करके सीख रहा है, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, सो ये हैं हमारे कुछ 4 तरह के TLMs, शिक्षण सहायक सामग्री। बढ़ते हैं आगे। फिर अगर हम बात करें मूल्यांकन, मूल्यांकन होता है इवैल्यूएशन। निदानात्मक, जिसमें हम डायग्नोसिस करते हैं बच्चे का, और फिर उपचारात्मक शिक्षण जिसमें हम रेमेडियल टीचिंग देते हैं। सो सबसे पहले हम इवैल्यूएट करते हैं, बच्चे को थोड़ा सा जांचते हैं, परखते हैं। ठीक है, डायग्नोस करते हैं। उससे क्या होता है, हम बच्चे का पता लगाते हैं कि गैप्स कहाँ पर हैं। मतलब जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है, जो टीचर पढ़ा रही है और जो बच्चा सीख रहा है, उसमें अगर कोई गैप है, उसमें कोई कमी आ रही है, तो वो कहाँ आ रही है, किस एरिया में आ रही है और क्यों आ रही है। ठीक है, बच्चे की जो वीक एरियाज़ हैं वो क्या है, कहाँ पे बच्चे को दिक्कत हो रही है, कोई बात समझने में दिक्कत हो रही है, टीचर के पढ़ाने में कुछ दिक्कत है। ये सारी चीज़ों का पता करके फिर हम रेमेडियल टीचिंग देते हैं। आप समझ सकते हैं कि आपने बीमारी का पता लगा लिया और अब आप उसकी दवाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम रेमेडी की तरह रेमेडियल टीचिंग को समझ सकते हैं। मतलब आपने पता कर लिया कि मेरे बच्चे को इस एरिया में दिक्कत हो रही है और क्यों दिक्कत हो रही है, तो अब आप मे बी अपना टीचिंग स्टाइल चेंज करें, अपने TLMs चेंज करें। ठीक है, या बच्चे का एनवायरनमेंट चेंज करें। मतलब आप देखेंगे कि क्या पॉसिबल चेंजेस आप कर सकते हो। ठीक है, किस तरह आपको रेमेडियल टीचिंग करनी है, किस तरह आपको बच्चे को रेमेडी प्रोवाइड करनी है, और ये जो गैप्स आ रहे हैं लर्निंग में, इनको कैसे आपको भरना है। जिस एरिया में हमारा बच्चा लैक कर रहा है वहाँ हमें उसकी कैसे हेल्प करनी है, ये देखते हैं हम रेमेडियल टीचिंग की मदद से। एक दिन डीप में भी पढ़ेंगे, टॉपिक स्पेशल एजुकेटर्स के कोर्स में भी है, सो हम आगे इसकी वीडियो बनाएंगे एक डीप में भी। फिर आगे अगर हम चलें तो ये है आपके भाषा कौशल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लैंग्वेज स्किल्स आपके हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं। सो ये हैं आपके 4 लैंग्वेज स्किल्स। बहुत ध्यान से सुनना। ये जो आपकी लैंग्वेज स्किल्स हैं ये हमें याद है इंग्लिश में एज LSR एंड W। लिसनिंग मतलब सुनना, स्पीकिंग मतलब बोलना, रीडिंग मतलब पढ़ना, और राइटिंग मतलब लिखना। LSRW के नाम से हमें अपनी लैंग्वेज स्किल्स याद है इंग्लिश में। सो ऑर्डर आपको यही फॉलो करना है। लिसनिंग, सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, बोलने के बाद पढ़ना, और पढ़ने के बाद लिखना। ये ऑर्डर फॉलो किया जाता है क्योंकि इसी ऑर्डर में हमारा बच्चा सीखता है। बच्चा पहले सुनना शुरू करता है। जब हम छोटे थे तो हम सीधा बोलना शुरू नहीं कर दिए थे, पढ़ना लिखना शुरू नहीं किया था हमने। सबसे पहले हम लैंग्वेज को, भाषा को सुनते थे, राइट। सुनने के बाद हमने बोलना शुरू करा, बोलने की कोशिश करी, टूटी फूटी जैसे बोली, बोलनी शुरू करी, प्रैक्टिस करी, बेटर बोली। उसके बाद धीरे धीरे हमने उसको पढ़ना शुरू किया। ठीक है, छोटी क्लासेस में हमें बुक दी जाती हैं अल्फ़ाबेट्स पढ़ने के लिए, अक्षर पढ़ने के लिए। तो टीचर हमें बताती है कि इसकी साउंड निकलेगी अ, ई, ऊ, ओ, तो हम बोलते हैं उसी तरीके से, और बुक में रिकॉग्नाइज करते हैं कि अच्छा ये ई है, ये ओ है। ठीक है, सो फिर हम थर्ड जो स्टेप है वो होता है हमारा पढ़ना, और पढ़ने के बाद बच्चा जो है लिखना शुरू करता है। सो ये हैं आपकी लैंग्वेज स्किल्स, आपके भाषा कौशल। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसी ऑर्डर में आपको याद रखना है, इसी ऑर्डर में आपको आंसर्स में इसको मार्क करना है। ये स्किल इस ऑर्डर में क्यों है, बिकॉज ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, जिसमें जो आपका सिंपलेस्ट है, सबसे सिंपल है, सबसे सरल है, वो है आपका सुनना, और जो आपका सबसे कठिन या कॉम्प्लेक्स माना गया है वो है लिखना। सो अब बात करते हैं लेखन के प्रकार की। सो लेखन के कुछ 3 प्रकार होते हैं, जो कि हैं सुलेख, श्रुतलेख और अनुलेख। ठीक है, सुलेख जैसे कि हम सबने बचपन में लिखी है, सुंदर लेख।
ठीक है, हम प्रैक्टिस करते थे, हमें डॉट डॉट बना के बेसिकली आउटलाइन बना के लिखा होता था और हम उसको कंप्लीट करते थे जिससे हमारी राइटिंग जो है वो सुंदर हो। ठीक है, तो सुलेख करते थे इंग्लिश में, जिसे हम कर्सिव राइटिंग बोलते थे, वो है सुलेख। फिर है आपकी श्रुतलेख। श्रुतलेख है आपकी डिक्टेशन। ठीक है, टीचर वर्ड्स वर्ड्स बोलती थी, एक टेस्ट की तरह होता था कि टीचर आपको वर्ड बोल के बता रही है, टीचर शब्द प्रोनाउंस कर रही है, शब्द बोल रही है और आपको लिखना है। तो बेसिकली इसमें आपकी स्पेलिंग्स का टेस्ट होता था कि हाउ डू यू स्पेल अ वर्ड। ठीक है, आप किस तरह एक वर्ड को लिख रहे हैं, सही अक्षर सही अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर रहे हैं या नहीं। फिर होता है अनुलेख। सो अनुलेख होता है जब हम किसी चीज़ के बारे में, जैसे टीचर ने बोला कि बहुत हम लिखते थे एक चीज़ के बारे में पैराग्राफ, मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ माई लाइफ। ठीक है, ये एक बहुत ट्रेंडिंग बहुत अच्छा टॉपिक था। या फिर साइंस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर, व्हाट इफ़ यू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ योर कंट्री, वगैरह वगैरह बहुत सारे टॉपिक्स हमें दिए जाते थे जिसके बारे में हमें लिखना होता था। सो ये जब हमें किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, इंसिडेंट के बारे में लिखना होता है, ठीक है, या अगर हम कहीं से कॉपी करके कोई चीज़ लिखते हैं सो उसे बोलते हैं अनुलेख। सो ये हैं हमारे लेखन के कुछ 3 प्रकार, सुलेख, श्रुतलेख और अनुलेख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक है, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ तक है मेरे साथ। एंड फिर है आपके भाषाई विकार, जो होती हैं आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़, जिसमें ये बेसिकली वो डिसेबिलिटीज़ हैं जो बच्चे को पढ़ने लिखने में आती हैं। लैंग्वेज में जब बच्चे को प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है आपका डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया होता है पढ़ने संबंधी विकार जिसमें बच्चे को रीडिंग में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जिसमें बच्चा बी को डी पढ़ता है, डी को बी पढ़ता है, मतलब ऑपोजिट देख लेता है, चीज़ों को ऑपोजिट रीड करता है। ठीक है, बच्चे जो हैं 9 और पी में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। सो रीडिंग डिफ़िकल्टी जो होती है वो होती है आपकी डिसलेक्सिया। फिर अगर हम बात करें डिसग्राफिया की, तो ग्राफ जो है वो आपसे आपके राइटिंग से, आपसे आपके लेखन से संबंधित है। ठीक है, जब बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होती है, राइटिंग में प्रॉब्लम होती है। फिर है आपका डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया इज कैलकुलेशन से रिलेटेड, तो मतलब गणित से रिलेटेड। ठीक है, फिर है डिस्फेजिया, वाक क्षमता संबंधी विकार। वाक क्षमता मतलब बोलने से रिलेटेड है। ठीक है, वाक इज़ बोलना, मतलब डिस्फेजिया में बच्चे को बोलने में, दूसरे से कन्वर्सेशन करने में, इंटरेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है। फिर है आपका डिस्प्रैक्सिया, जिसमें लेखन, चित्रांकन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती, जिससे बच्चे को राइटिंग में, मतलब लिखने में, ड्राइंग बनाने में, चित्र बनाने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इन डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। तो ये हैं हमारे कुछ भाषाई विकार। इनके अलावा और भी बहुत सारे हैं, पर ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनके बेसिस पे ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। सो बस वो इंपॉर्टेंट चीज़ें थोड़ी थोड़ी डिस्कस करी हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर आपको ज़रा भी कोई डाउट है किसी चीज़ में तो आप पूछ सकते हैं। मैं एक एक डिटेल टॉपिक के बारे में अभी वीडियो इसलिए नहीं बना रही बिकॉज़ और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, और पर्टिकुलरली मैं हिमांशी के चैनल से जुड़ी हुई हूँ जो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाती है CDP। तो बेसिकली आपके पास रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप एक सिंगल टॉपिक बहुत क्लियरली समझ सकते हो, वो भी बाइलिंगुअल लैंग्वेज में। फिर भी कोई टॉपिक है जो आप चाहते हो मैं क्लियर कराऊँ, कोई भी डाउट्स हैं, सो आप प्लीज़ मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। एंड ये PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, स्पेड्यूकेशन के नाम से चैनल है। इंस्टाग्राम, फेसबुक सब जगह पर है, सो यू कैन जॉइन द फैमिली there and we can work together for inclusion. And yeah, I'll see you in the next video. Bye.